दोस्तों, दिन के 11 बजे का टाइम था। एक बहुत बड़े बैंक में एक बुजुर्ग व्यक्ति, जिन्होंने साधारण से कपड़े पहन रखे थे और जिनके हाथ में एक पुराना सा लिफाफा था, उसे लेकर वह बैंक के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन जैसे ही वह बुजुर्ग व्यक्ति बैंक के अंदर घुसे, वहां पर जितने भी कस्टमर और बैंक के कर्मचारी थे, सभी अजीब निगाहों से उस बुजुर्ग व्यक्ति की तरफ देखने लगते हैं। उन बुजुर्ग व्यक्ति का नाम था विजय शर्मा। विजय शर्मा जी, जिनके एक हाथ में छड़ी थी और एक हाथ में उन्होंने पुराना सा लिफाफा पकड़ रखा था, धीरे धीरे काउंटर की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहां ग्राहकों की मदद करने के लिए एक महिला बैठी हुई थी। उस महिला का नाम था नेहा। अब वह धीरे धीरे नेहा की तरफ पहुंच गए। बैंक के अंदर जितने भी लोग थे और कर्मचारी थे, सभी की निगाहें विजय शर्मा जी पर टिकी हुई थीं। इसके बाद वह नेहा के पास जाते हैं और बड़ी विनम्रता से कहते हैं, देखिए मैडम, मेरे अकाउंट में कुछ गड़बड़ हो गई है, जरा देख लीजिए। ऐसा कहकर विजय शर्मा जी वह लिफाफा नेहा की तरफ बढ़ाते हैं। लेकिन नेहा विजय शर्मा जी के साधारण कपड़े देखकर उन्हें जज करने लगती है और कहती है, बाबा, क्या आप गलत बैंक में आ गए हैं? मुझे लगता है आपका खाता यहाँ नहीं होगा। लेकिन विजय शर्मा जी बड़े सहजता से मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटी, एक बार तुम देख तो लो, शायद मेरा खाता यहीं हो। इसके बाद नेहा लिफाफा लेते हुए कहती है, बाबा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आपको थोड़ा वेट करना होगा। इतना कहकर वह फिर से अपने काम में लग जाती है और विजय शर्मा जी वहीं खड़े होकर वेट करने लगते हैं। कुछ देर बाद वह फिर से कहते हैं, बेटी, अगर तुम बिजी हो तो मैनेजर से बात करा दो, मुझे उनसे भी कुछ काम है। नेहा अनमने ढंग से फोन उठाती है और मैनेजर के केबिन का नंबर डायल कर देती है। फोन मिलाने के बाद वह मैनेजर से कहती है कि एक बुजुर्ग आपसे मिलना चाहते हैं, आप कहो तो उन्हें भेज दूं। मैनेजर वहीं से विजय शर्मा जी को देखता है और फिर फोन पर पूछता है, क्या यह हमारे बैंक का कस्टमर है या यूं ही आ गया है? नेहा जवाब देती है, सर, मुझे नहीं पता, लेकिन यह आपसे मिलने की बात कर रहे हैं। मैनेजर कह देता है, ऐसे लोगों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, इन्हें बिठा दो, थोड़ी देर बाद खुद चले जाएंगे। नेहा को आदेश और वह विजय शर्मा जी को वेटिंग एरिया में बैठने के लिए कहती है। बाबा, आप वहां बैठ जाइए, मैनेजर साहब फ्री होते ही आपसे मिल लेंगे। विजय शर्मा जी टहलते हुए वेटिंग एरिया की तरफ जाते हैं और एक कोने में पड़ी कुर्सी पर जाकर बैठ जाते हैं। बैंक के सभी लोग अब भी उन्हें देख रहे थे, क्योंकि उस बैंक में ज्यादातर अमीर लोग आते थे और सभी अच्छे खासे सूट बूट में रहते थे। इसलिए सभी को अजीब लग रहा था कि इतने साधारण कपड़ों वाला आदमी यहाँ कैसे। लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे, जिन्हें विजय शर्मा जी भी सुन रहे थे, लेकिन वह सब इग्नोर कर रहे थे। वह बस मैनेजर के आने का इंतजार कर रहे थे। उसी बैंक में एक और छोटा कर्मचारी काम करता था, जिसका नाम था राहुल। राहुल बाहर गया हुआ था और जब वह लौटा तो देखा कि वेटिंग एरिया में एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हैं और सब उनके बारे में बातें कर रहे हैं। कोई उन्हें भिखारी कह रहा था, कोई कह रहा था कि इनका यहाँ अकाउंट नहीं होगा। यह सब सुनकर राहुल सीधा विजय शर्मा जी के पास जाता है और राहुल वहां जाकर बड़े आदर भाव से विजय शर्मा जी से पूछने लगता है, बाबा, आप यहाँ क्यों आए हो और क्या काम है आपको? राहुल को यह सब कुछ बहुत बुरा लगता है। वह बुजुर्ग व्यक्ति की हालत देखकर थोड़ा परेशान हो जाता है और इसी वजह से उनसे पूछने के लिए गया था। विजय शर्मा जी उसे बताते हैं कि उन्हें मैनेजर से मिलना है और कुछ जरूरी काम है। यह सुनकर राहुल कहता है, ठीक है बाबा, आप थोड़ी देर यहाँ वेट करिए, मैं अभी मैनेजर से बात करके आता हूँ। इसके बाद राहुल मैनेजर के केबिन में जाता है और उन्हें बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में बता देता है। लेकिन मैनेजर पहले से ही विजय शर्मा जी के बारे में जानता था और कहने लगता है, पता है मुझे, मैंने ही उन्हें वहां बिठाया है।
थोड़ी देर बैठे रहेंगे फिर चले जाएंगे। फिर मैनेजर राहुल को कोई दूसरा काम सौंप देता है और कहता है, तुम अपने काम में लग जाओ, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अब राहुल अपने दूसरे काम में लग जाता है। धीरे धीरे विजय शर्मा जी को वेटिंग एरिया में बैठे 1 घंटा हो जाता है। 1 घंटे तक वह धैर्य बनाए रखते हैं, लेकिन फिर भी जब मैनेजर का कोई जवाब नहीं आता तो वह खड़े हो जाते हैं और मैनेजर के केबिन की ओर बढ़ने लगते हैं। जैसे ही वह मैनेजर के केबिन के पास पहुंचते हैं, मैनेजर उन्हें आते देख लेता है और तुरंत अपने केबिन से बाहर निकलकर उनके सामने खड़ा हो जाता है। थोड़ा थिरकते हुए पूछता है, हाँ बाबा, बताइए आपको क्या काम है। विजय शर्मा जी अपना लिफाफा आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, बेटा, इसमें मेरे बैंक अकाउंट की डिटेल है। मेरे अकाउंट से लेन देन नहीं हो पा रही है, आप एक बार देख लो। मैनेजर थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता है, बाबा, जब किसी खाते में पैसे नहीं होते तो ऐसा हो ही जाता है। शायद आपने अपने अकाउंट में पैसे नहीं जमा करवाए होंगे, इसलिए लेन देन बंद हो गया है। यह सुनकर विजय शर्मा जी बड़े विनम्र भाव से कहते हैं, बेटा, पहले तुम अकाउंट को चेक तो कर लो, फिर बताना। ऐसे बिना देखे कैसे कह सकते हो। मैनेजर हंसते हुए कहता है, बाबा, यह सालों का एक्सपीरियंस है। मैंने तो शक्ल देखकर पहचानना सीख लिया है कि किसके अकाउंट में कितना पैसा होगा। आपके अकाउंट में तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। अब आप यहाँ से चले जाइए, सभी कस्टमर आपकी तरफ देख रहे हैं, माहौल खराब हो। इसके बाद विजय शर्मा जी चुपचाप लिफाफा उसकी टेबल पर रख देते हैं और कहते हैं, ठीक है बेटा, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन तुम इस लिफाफे की डिटेल को एक बार जरूर देख लेना। ऐसा कहकर विजय शर्मा जी वहां से जाने लगते हैं। जाते जाते जब वह बैंक के मेन गेट पर पहुंचते हैं तो मुड़कर कहते हैं, बेटा, तुम्हें इसका बहुत बुरा नतीजा भुगतना पड़ेगा। यह कहकर वह बैंक से बाहर निकल जाते हैं। जब मैनेजर यह बात सुनता है तो थोड़ी देर के लिए उसे अजीब सा महसूस होता है, लेकिन फिर वह सोचता है, बुढ़ापे में लोग ऐसे ही बोलते हैं, कोई बात नहीं। मैनेजर वापस अपने काम में लग जाता है। उधर टेबल पर वह लिफाफा पड़ा था जिसमें विजय शर्मा जी के अकाउंट की डिटेल थी। राहुल वह लिफाफा उठाता है, अपने कंप्यूटर सर्वर में लॉग इन करता है और उसमें दी गई जानकारी के हिसाब से तलाश शुरू कर देता है। जब वह पुराना रिकॉर्ड खंगालता है तो उसे चौंकाने वाली जानकारी मिलती है। विजय शर्मा जी इस बैंक के सबसे बड़े शेयर होल्डर थे, यानी बैंक के असली मालिकों में से एक थे। यह जानकर राहुल पूरी तरह से हैरान रह जाता है। वह डिटेल को फिर से अच्छी तरह पढ़ता है और कंफर्म कर लेता है कि हाँ, यही सच है। इसके बाद राहुल उस रिपोर्ट की एक कॉपी निकालता है और बैंक मैनेजर के पास जाने लगता है। मैनेजर उस समय अपने केबिन में किसी अमीर ग्राहक से बातें कर रहा था और तरह तरह की स्कीमें समझा रहा था। राहुल नोट करता है और फिर केबिन के अंदर जाने के लिए बढ़ता है। बैंक मैनेजर इशारे से राहुल से पूछता है कि वह क्यों आया है। राहुल भी इशारों से जवाब देता है कि यह रिपोर्ट उस बुजुर्ग व्यक्ति की है जो कल आया था। राहुल कहता है, अगर आप एक बार इस रिपोर्ट को देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। यह कहकर राहुल वह रिपोर्ट मैनेजर साहब की टेबल पर रख देता है। लेकिन मैनेजर थोड़ी देर के लिए अपने क्लाइंट से एक्सक्यूज लेकर कहता है, देखो भाई राहुल, हमारे पास ऐसे वैसे लोगों के लिए टाइम नहीं है। राहुल बड़े आदर से फिर से निवेदन करता है, सर, आप एक बार देख लेंगे तो बेहतर रहेगा। लेकिन मैनेजर गुस्से में रिपोर्ट को आगे सरकाते हुए कह देता है, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। यह कहकर रिपोर्ट वापस राहुल को पकड़ा देता है। राहुल चुपचाप रिपोर्ट लेकर अपने काम में लग जाता है। बैंक का माहौल अब फिर से सामान्य हो गया था। सब अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं और धीरे धीरे शाम हो जाती है।
अगले दिन उसी वक्त पर जब विजय शर्मा जी आए थे, वह फिर से आते हैं। लेकिन इस बार उनके साथ एक सूट बूट पहना हुआ व्यक्ति भी था, जिसके हाथ में एक ब्रीफकेस था। उनके बैंक में प्रवेश करते ही सभी का ध्यान उनकी ओर चला जाता है। फिर विजय शर्मा जी मैनेजर को अपनी ओर इशारा करते हैं। मैनेजर डरते हुए केबिन से बाहर आता है और उनके सामने खड़ा हो जाता है। विजय शर्मा जी गंभीर आवाज में कहते हैं, मैनेजर साहब, मैंने आपको कल ही चेताया था कि इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। आपने जो मेरे साथ किया वह बर्दाश्त के काबिल नहीं था। अब सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। यह सुनकर मैनेजर घबरा जाता है, लेकिन सोचता है कि ये बुजुर्ग भला मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। तभी विजय शर्मा जी कहते हैं, अब से आपको मैनेजर पद से हटाया जाता है और आपकी जगह राहुल को बैंक का मैनेजर बनाया जा रहा है। आपको अब फील्ड वर्क करना पड़ेगा। यह सुनते ही मैनेजर बौखला जाता है और बोल पड़ता है, आप होते कौन हैं मुझे हटाने वाले? विजय शर्मा मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, मैं इस बैंक का मालिक हूँ। 60% शेयर मेरे पास हैं। उसमें से एक प्रमोशन लेटर निकाला और राहुल को सौंप दिया, जिसमें लिखा था कि अब से वह बैंक का नया मैनेजर होगा। फिर दूसरा लेटर पुराने मैनेजर को दिया गया, जिसमें फील्ड ड्यूटी का आदेश था। अब मैनेजर के पसीने छूटने लगते हैं। वह घबराकर बुजुर्ग व्यक्ति से माफी मांगने लगता है। लेकिन विजय शर्मा जी गंभीर स्वर में कहते हैं, माफी किस बात की? क्या माफी से तुम्हारा व्यवहार बदल जाएगा? इस बैंक की स्थापना के समय ही यह तय किया गया था कि अमीर गरीब का भेद नहीं किया जाएगा। हर ग्राहक को समान आदर दिया जाएगा। लेकिन तुमने मेरे साथ जो किया वह इस बैंक की नीति का उल्लंघन था। फिर भी मैं तुम्हें काम पर रख रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो। फिर वह नेहा, जो पहले संगीता थी, को भी बुलाते हैं और उसे भी फटकारते हैं। कहते हैं, मैं। विजय शर्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, यह तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ। लेकिन याद रखो, बैंक में आने वाले किसी भी व्यक्ति को उसके कपड़ों या बाहरी रूप से नहीं आंकना चाहिए। हर ग्राहक की पूरी तसल्ली से जानकारी लेनी चाहिए। अगर तुमने मुझे सही तरह से डील किया होता तो शायद मुझे इस मैनेजर के पास नहीं जाना पड़ता और अपमान भी नहीं सहना पड़ता। यह सुनकर नेहा हाथ जोड़कर माफी मांगने लगती है। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आगे से ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, नेहा विनम्रता से कहती है। इसके बाद विजय शर्मा जी अपने साथ आए व्यक्ति के साथ बैंक से बाहर निकलने लगते हैं। जाते जाते वह पूरे स्टाफ से कहते हैं, राहुल से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। जितना सीख सको सीख लो, यह तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। मैं बीच बीच में अपने आदमी भेजता रहूंगा, जो बैंक में हो रही गतिविधियों की पूरी रिपोर्ट मुझे देगा। यह कहकर विजय शर्मा जी वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद बैंक का पूरा स्टाफ सोच में डूब जाता है। सभी मन में ठान लेते हैं कि अब से बेहतर और ईमानदारी से काम करना है, क्योंकि अगली बार गलती करने पर कोई बचाव नहीं होगा। धीरे धीरे पूरे बैंक का माहौल सुधर जाता है। अब हर कर्मचारी पूरी ईमानदारी से ग्राहकों की सेवा करने लगता है। विजय शर्मा जी का यह कारनामा जल्द ही पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया। लोग कहने लगे, मालिक हो तो ऐसा, वरना न हो। अधिकतर मालिक बैंक खोलने के बाद खुद पीछे हट जाते हैं और कर्मचारियों की करतूतों की परवाह नहीं करते। लेकिन विजय शर्मा जी ने असली मालिकाना फर्ज निभाया और पूरे बैंक स्टाफ को एक कड़ा लेकिन जरूरी सबक सिखाया। अब आपकी बारी। आप क्या कहना चाहते हैं विजय शर्मा जी के बारे में? आपको कैसा लगा राहुल का व्यवहार? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और दूसरों के साथ शेयर करें।
अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक और सच्ची कहानियां लगातार ला सकें। इस कहानी का उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि आपको सिखाना है कि हर किसी के साथ बराबरी और सम्मान का व्यवहार करना कितना जरूरी है। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए विषय के साथ।